कहानी वेतन वृद्धि। रामदीन प्राइवेट फैक्ट्री में मजदूर है, जबकि कल्लू भैया उसी फैक्ट्री में मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं। इसके बावजूद एक ही गांव से होने के कारण अक्सर सभी भेद भुलाकर दोनों एक साथ शाम को बैठते हैं। रामदीन किस चिंता में खोए हो? चिंता में डूबे रामदीन को तालाब किनारे बैठे देखकर कल्लू भैया ने कहा। रामदीन: महंगाई देख रहे हैं भैया। पहली तारीख को वेतन के खाते में जमा होने से पहले ही कई ईएमआई उसे नोचने आंखें गड़ाए बैठी रहती हैं। जब हम वेतन निकालने बैंक जाते हैं तब तक ईएमआई की जूठन ही शेष रह जाती है, जिसे हम उसका शेष प्रसाद समझकर माथे से लगा लेते हैं। कल्लू भैया: प्रसाद तो प्रसाद जैसा ही मिलेगा ना रामदीन। उससे तुम पेट भरना चाहोगे तो उसमें प्रसाद की क्या गलती? रामदीन: भैया पहले तो महीने के आखिरी में बर्तन बचते थे, आजकल 15 तारीख को ही बर्तन कबड्डी खेलने लगते हैं। कल्लू भैया: हाँ, महंगाई तो है सही, लेकिन तुम्हें भी चादर देखकर पैर पसारने चाहिए थे। इतनी ईएमआई क्यों पाल रखी हैं? रामदीन: भैया ईएमआई किन्हीं विलासिता की वस्तुओं के लिए नहीं है। पिछले बरस लड़की की पढ़ाई के लिए लोन लिया था, एक उसकी ईएमआई है। उसके बाद 1 माह बाद माँ की तबीयत बिगड़ी, तब अस्पताल का बिल चुकाने के लिए लोन लिया, उसकी ईएमआई है। बेटी की पढ़ाई के लिए स्कूल वालों ने लैपटॉप लेना अनिवार्य कर दिया, तब उसे किस्तों में उठाया। परिवार की सुरक्षा के लिए एक LIC ले रखी है, एक उसकी किस्त है। अब बताइए इन सब में कौन सी ईएमआई पालना जरूरी नहीं थी? कल्लू भैया कुछ सोचने लगते हैं, फिर बोले। रामदीन तुम कह तो ठीक ही रहे हो, लगती तो सभी जरूरी ही हैं, लेकिन फिर भी लोन लेने से पहले जरा सोचना चाहिए। रामदीन शांत बैठा तालाब की ओर निहारता रहा। कल्लू भैया: इस तरह उदास मत हो रामदीन, कुछ ना कुछ समाधान निकल ही आएगा। वैसे हमने कल पेपर में पढ़ा था कि महंगाई पर जल्द ही अंकुश लगने वाला है। रामदीन: अच्छा, उसमें तारीख दी थी क्या भैया? कब तक महंगाई कम होगी? कल्लू भैया: रामदीन उसमें तारीख तो नहीं दी थी, लेकिन हाँ, जल्द ही इस संबंध में विशेषज्ञ बुद्धिजीवियों की बैठक होने वाली है। रामदीन: चलो अच्छा है कल्लू भैया, यदि बुद्धिजीवियों ने विचार किया तो जल्द ही महंगाई का हल निकल आएगा। रामदीन का जवाब सुनकर कल्लू भैया ने अपना पूरा अनुभव झोंक दिया, अपनी जोरदार हंसी को मुस्कान में परिवर्तित करने के लिए। कल्लू भैया: वैसे एक रास्ता और है रामदीन। रामदीन के चेहरे पर आशा की किरण चमक उठी। बोला, कौन सा रास्ता भैया? कल्लू भैया: तुम वेतन वृद्धि के लिए आवाज क्यों नहीं उठाते हो? रामदीन: क्या इससे कुछ हो सकता है भैया? कल्लू भैया: हाँ, क्यों नहीं हो सकता। तुमने सुना नहीं कि कोशिश करने वालों को एक दिन मंजिल मिल ही जाती है। आजकल तो ये हर मंच से बोला जाता है। रामदीन: भैया हमारे अकेले आवाज उठाने से कुछ हो पाएगा? कल्लू भैया: देखो रामदीन, काम तो बड़ा है, और बड़े काम इतने आसान तो कोई भी ना कर लेता। जब तुमने सोच ही लिया है तो अब पीछे क्यों हटना? रामदीन: भैया हम ये आवाज कहाँ जाकर उठाएंगे? कल्लू भैया कुछ देर सोचकर, रामदीन तुम कल से फैक्ट्री में काम बंद हड़ताल शुरू कर दो। रामदीन घबराकर, काम बंद हड़ताल? कल्लू भैया: हाँ, काम बंद हड़ताल। रामदीन: लेकिन भैया काम बंद हड़ताल करने से हमारी नौकरी तो नहीं चली जाएगी? कल्लू भैया: अरे कुछ नहीं होगा रामदीन, हम तुम्हारे साथ हैं। रामदीन खुश होकर, कल्लू भैया यदि आप हमारे साथ हैं तो फिर हम तैयार हैं। कल्लू भैया:
ये हुई ना बात। फैक्ट्री खुल चुकी थी। सभी मजदूर, सुपरवाइजर, अधिकारी और प्रबंधन के लोग फैक्ट्री में प्रवेश कर रहे थे। रामदीन फैक्ट्री के मुख्य प्रवेश द्वार के अंदर कुछ दूरी पर एक दरी बिछाकर बैठा था। रामदीन का कलीग मजदूर: रामदीन, यहाँ क्यों बैठे हो? काम पर नहीं चलना क्या? रामदीन: नहीं, हम नहीं चल रहे हैं। वैसे तुम्हें भी हमारे साथ बैठना चाहिए। कलीग: मुझे क्यों बैठना चाहिए? रामदीन: हम यहाँ वेतन वृद्धि की मांग को लेकर काम बंद हड़ताल कर रहे हैं। कलीग: हड़ताल? रामदीन: हाँ, हड़ताल। अब ये हड़ताल तभी खत्म होगी जब हमारी वेतन वृद्धि की जाएगी। भाई, तुम्हें तो पता है ना कि महंगाई कितनी बढ़ गई है। क्या तुम्हें मिलने वाला वेतन तुम्हारे लिए पर्याप्त है? कलीग: नहीं भाई, पर्याप्त तो बिल्कुल नहीं है। मैं और मेरी बीवी दोनों ही काम करते हैं, तब कहीं जाकर महीने भर का खर्च पूरा हो पाता है। उसमें भी किसी महीने उधार लेकर काम चलाना पड़ता है। रामदीन: फिर तो तुम्हें भी हमारा साथ देना चाहिए। आओ, दरी में जगह खाली है, तुम भी बैठ जाओ। दूसरा मजदूर: रामदीन, तुम्हारी दरी में तो जगह खाली है, लेकिन फैक्ट्री में जगह खाली नहीं है, और यदि मैंने जगह खाली की तो उस जगह को भरने के लिए मुख्य द्वार के बाहर लाइन लगी रहती है। काम बंद हड़ताल तुम ही करो, मैं तो चला। मुझे तुम्हारे पास किसी ने देख भी लिया तो ना जाने क्या मुसीबत आ जाएगी। कहते हुए वह मजदूर मानो वहां से भागा। दूसरे मजदूर की बातें सुनकर रामदीन के चेहरे पर चिंता की रेखाएं उभर आईं, लेकिन दूसरे ही क्षण उसने स्वयं को संभाला। उसे कल्लू भैया की याद आई। कोशिश करने वालों को एक दिन मंजिल मिल ही जाती है। रामदीन दिन भर धूप में बैठा रहा। अंदर फैक्ट्री में काम चलता रहा। सुपरवाइजर ने रामदीन के काम पर न आने के कारण उसकी अनुपस्थिति लगा दी थी। शाम को किसी ने भी फैक्ट्री से निकलते समय रामदीन की ओर ध्यान नहीं दिया। कल्लू भैया फैक्ट्री से जानबूझकर तब निकले जब उन्होंने देखा कि लगभग सभी लोग जा चुके हैं। कल्लू भैया: रामदीन, कैसा रहा काम बंद हड़ताल का पहला दिन? रामदीन मायूस होकर: भैया, किसी ने पूछा तक नहीं, सिवाय एक कलीग मजदूर के। उसे भी जब बताया कि उसे साथ बैठने के लिए कहा तो वह भी भाग गया। कल्लू भैया: किसी ने पूछा भी नहीं? क्या तुमने अपने हड़ताल पर बैठने की लिखित सूचना अपने सुपरवाइजर को नहीं दी थी? रामदीन आश्चर्य से: लिखित सूचना? कल्लू भैया: हाँ, लिखित सूचना। उसके बाद ही तो सबको पता चलेगा कि तुम हड़ताल पर हो। रामदीन: नहीं भैया, हमने तो कोई सूचना नहीं दी। कल्लू भैया: ओहो, इसका मतलब आज पूरे दिन की हड़ताल तुम्हारी व्यर्थ रही। रामदीन, जो अब तक धूप में झुलसता रहा, आश्चर्य में था। हड़ताल व्यर्थ क्यों रही भैया? कल्लू भैया: तुमने लिखित सूचना नहीं दी, इस कारण तुम्हारे फैक्ट्री ना जाने पर तुम्हारी अनुपस्थिति भी लग गई होगी और तुम्हारी हड़ताल भी नहीं मानी जाएगी। रामदीन अपनी इस बेवकूफ़ी पर दुखी था। रामदीन: भैया, कल सुबह ही हम अपनी हड़ताल की लिखित सूचना दे देंगे। कल्लू भैया: हाँ, ये ठीक रहेगा। हम चौकीदार से बोल देते हैं कि तुम यहीं रहोगे, उसे भी रात को तुम्हारा साथ मिल जाएगा और तुम्हें भी। रामदीन: रात को? कल्लू भैया: हाँ, रात को। क्यों, तुमने क्या सोचा? रामदीन: भैया, काम तो दिन में होता है ना, तो काम बंद हड़ताल भी तो दिन में ही होगी। कल्लू भैया: रामदीन, वो तो ठीक है, लेकिन यदि तुम रात को भी यहीं रहोगे तो ऊंचे अधिकारियों पर इसका अलग प्रभाव पड़ेगा। रामदीन के चेहरे पर वहां रात को अकेले रुकने की चिंता साफ दिखाई दे रही थी। कल्लू भैया: देखो रामदीन, तुम चिंता मत करो, हम यहाँ से जाते समय तुम्हारे घर में जानकारी देते जाएंगे और सुबह तुम्हारे घर से तुम्हारा टिफिन भी लेते आएंगे। रामदीन कुछ बोल पाता उससे पहले ही कल्लू भैया वहां से उठे और फैक्ट्री के चौकीदार को जानकारी देकर वहां से निकल गए। हड़ताल का दूसरा दिन।
रामदीन रात भर मच्छरों के बीच सोता रहा। कभी सोता तो कभी जागता रहा। परिणाम स्वरूप उसकी आंखें नींद से भरी हुई थीं। लोग फैक्ट्री में प्रवेश कर रहे थे, लेकिन अभी भी उसकी ओर किसी की नजर नहीं पड़ रही थी। आखिरकार रामदीन ने चौकीदार से कागज पेन लेकर काम बंद हड़ताल की सूचना अपने सुपरवाइजर के नाम लिखी और चौकीदार के हाथ से ही सुपरवाइजर के पास भेज दी। कल्लू भैया भी फैक्ट्री के अंदर जाते समय रामदीन की ओर देखकर सिर्फ मुस्कुरा दिए। आखिर वे मैनेजर थे और रामदीन मजदूर। रामदीन समझता था, इसलिए दूसरे देख ना लें इस कारण वह मुस्कुराया भी नहीं। फैक्ट्री में सूचना फैल चुकी थी कि रामदीन काम बंद हड़ताल पर है। सभी कारण ढूंढने में लग गए। आखिर उन्हीं में से किसी ने जानकारी दी कि रामदीन वेतन वृद्धि के लिए काम बंद हड़ताल पर है। दिन भर फैक्ट्री में चर्चा चलती रही। किसी मजदूर ने कहा, पागल हो गया है क्या? अकेले से क्या इतना बड़ा काम हो सकता है? तो दूसरे ने कहा, किसी के बहकावे में आ गया होगा। तभी तीसरे ने कहा, हाँ भाई, महंगाई तो है, वैसा देखा जाए तो वो गलत भी तो नहीं है। चौथे ने चिंतित होकर कहा, अगर उसकी मेहनत काम आ गई और उसका वेतन बढ़ गया तो? उसी समय फैक्ट्री के अन्य हिस्से में चर्चा के दौरान बात निकली, वेतन वृद्धि क्या अकेले की हो सकती है? सारा दिन काम और चर्चा में निकल गया। कल्लू भैया सिर्फ दृष्टा बने देख रहे थे। शाम हुई। लोग फैक्ट्री से रोज की तरह निकलने लगे, लेकिन आज उनमें से बहुत से लोग रामदीन की ओर देखते हुए बाहर जा रहे थे। लगभग सभी के बाहर हो जाने पर कल्लू भैया रामदीन के पास पहुंचे। कल्लू भैया, रामदीन, आज तो फैक्ट्री के नीचे स्तर पर तुम्हारी ही चर्चा थी। रामदीन, नीचे स्तर पर? कल्लू भैया, आप सिर्फ काम बंद हड़ताल करोगे तो सिर्फ नीचे स्तर पर ही बात होगी ना। रामदीन, सिर्फ काम बंद हड़ताल मतलब? कल्लू भैया, देखो रामदीन, यदि तुम्हें जल्दी से जल्दी वेतन वृद्धि पानी है तो सिर्फ काम बंद हड़ताल से काम नहीं चलेगा। रामदीन, फिर क्या करना होगा भैया? कल्लू भैया, तुम्हारा खाली टिफिन कहाँ है रामदीन? रामदीन अपना खाली टिफिन कल्लू भैया की ओर कर देता है। भैया ये रहा। कल्लू भैया, रामदीन, कल से तुम भूख हड़ताल कर रहे हो। रामदीन, भूख हड़ताल? कल्लू भैया, हाँ रामदीन, भूख हड़ताल। रामदीन, लेकिन भैया हमारे घर वाले नहीं मानेंगे। कल्लू भैया, तुम चिंता मत करो, हम है ना, कल से हम रोज तुम्हारे घर से टिफिन लेकर आएंगे। रामदीन, तो फिर कैसी भूख हड़ताल भैया? कल्लू भैया, तुम पूरी बात तो सुनो रामदीन, कल से हम तुम्हारे घर से रोज टिफिन लेकर आएंगे अपने लिए, क्योंकि हम अपने घर से टिफिन नहीं लाएंगे। इससे तुम्हारी और हमारी दोनों की जरूरतें पूरी हो जाएंगी। तुम्हारे घर में पता भी नहीं चलेगा कि तुम भूख हड़ताल पर हो और हम तुम्हारा टिफिन खा लिया करेंगे। तब हमें भी टिफिन लेकर नहीं आना पड़ेगा। रामदीन, भैया आप हमारा कितना ख्याल रखते हो, साथी हो तो आपके जैसा। कल्लू भैया, इतना तो हम तुम्हारे लिए कर ही सकते हैं, तुम चिंता मत करो, अब आराम करो, कल मिलते हैं। हड़ताल का तीसरा दिन। रामदीन पिछली रात की तरह मच्छरों के बीच कभी सोता तो कभी जागता रहा। परिणाम स्वरूप उसकी आंखें आज भी नींद से भरी हुई थीं। लोग फैक्ट्री में प्रवेश कर रहे थे, लेकिन आज ज्यादातर रामदीन की ओर देखते हुए अंदर जा रहे थे। रामदीन ने चौकीदार से कागज पेन लेकर काम बंद के साथ साथ भूख हड़ताल की सूचना अपने सुपरवाइजर के नाम लिखी। इस बार उसने सूचना की एक प्रति प्रबंधन के नाम भी लिख दी। कल्लू भैया की यह योजना काम कर गई। फैक्ट्री में चारों ओर रामदीन की भूख हड़ताल की खबर फैल गई। सारे दिन लोग काम के साथ साथ रामदीन की चर्चा कर रहे थे। प्रबंधन तक अधिकृत तौर पर सूचना पहले ही पहुंच चुकी थी। कल्लू भैया मध्याह्न के समय रामदीन के घर से आए हुए भोजन का आनंद ले रहे थे और हड़ताल के प्रकरण पर नजर रखे हुए थे। फैक्ट्री कई सेक्शन में बटी हुई थी। कल्लू भैया फैक्ट्री के जिस सेक्शन के मैनेजर थे उसमें रामदीन नहीं आता था।
रामदीन के सेक्शन का मैनेजर अलग था। सुपरवाइजर ने रामदीन की सूचना उसके मैनेजर को अग्रेसित कर दी थी। मैनेजर ने रामदीन के नाम के सामने अवकाश के स्थान पर भूख हड़ताल लिख दिया। रामदीन के लिए आज की भूख हड़ताल की यही जीत थी। शाम को सभी के जाने के बाद कल्लू भैया ने रामदीन को फैक्ट्री के अंदर की सारी जानकारियां दी। रामदीन की हालत भूख से खराब थी। पिछले 2 दिनों से वह फैक्ट्री का बाथरूम ही उपयोग कर रहा था, लेकिन कपड़े पिछले 2 दिनों से वही पहना हुआ था। कल्लू भैया ने अगले दिन घर से कपड़े लाने का आश्वासन दिया और घर चले गए। समय बीतता गया और हड़ताल के 5 दिन बीत गए। हड़ताल का 6वां दिन। रामदीन, जिसके पेट में पिछले 5 दिनों से पानी के सिवा कुछ भी नहीं गया था, बैठने की क्षमता मानो खो चुका था। उसे दरी पर लेटे हुए फैक्ट्री में आने वाला हर एक शख्स देख रहा था। कई लोग रामदीन के पास खड़े होकर आपस में कुछ बातें करते और फिर प्रबंधन के डर के कारण बिना उससे बात किए फैक्ट्री के अंदर चले जाते। उस समय कल्लू भैया भी रामदीन की इस हालत पर दया के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं कर सकते थे। वह भी दूर खड़े हुए थे। आधे दिन तक फैक्ट्री में रामदीन की हालत पर चर्चा चलती रही। आखिरकार प्रबंधन ने रामदीन की भूख हड़ताल पर वरिष्ठ लोगों की बैठक बुलाई, जिसमें रामदीन की मांग पर निर्णय करने के लिए एक समिति बनाने का निर्णय लिया गया। उच्च अधिकारियों ने परामर्श दिया कि समिति 1 सप्ताह में अपना निर्णय सुनाए, जिस पर कल्लू भैया ने यह कहते हुए आपत्ति जताई कि वर्तमान में रामदीन की जैसी हालत है, उसे देखते हुए नहीं लगता कि वह भूख हड़ताल के चलते अगले 7 दिनों तक जीवित रह पाएगा। वह इस वक्तव्य के बाद बैठक में फिर से चर्चा प्रारंभ हो गई। कुछ लोगों ने रामदीन की मांग को उचित ठहराया तो कुछ ने इसे अनुशासनहीनता करार देकर दंड की मांग की। रामदीन को अनुशासनहीनता पर दंड देने की मांग शीर्ष प्रबंधन के द्वारा की जा रही थी, जिसका साफ मतलब था कि रामदीन का दंडित होना तय हो चुका था। रामदीन को दंडित किए जाने के विरुद्ध आखिरकार कल्लू भैया ने मोर्चा संभाला। कल्लू भैया, हम इस फैक्ट्री में शीर्ष पदों पर बैठे सभी लोगों के समक्ष अपनी बात रख रहे हैं। यदि आप लोगों को उचित लगे तो आप लोग इस पर विचार कर सकते हैं। शीर्ष पद पर विराजमान प्रबंधन एवं अन्य पदाधिकारी कल्लू भैया की बात को गौर से सुनने लगे। कल्लू भैया ने अपनी बात जारी रखी। महंगाई रंग, जाति, धर्म या पद देखकर वार नहीं करती है। वह निष्पक्ष होती है और सभी को समान कुदृष्टि से देखती है। वो बात अलग है कि कुछ के पास उसका सामना करने के पर्याप्त साधन होते हैं तो कुछ के साधन कम पड़ जाते हैं। कल्लू भैया की इस बात से सभी ने सहमति जताई, जिससे कल्लू भैया आश्वस्त हुए कि वे सही दिशा में आगे जा रहे हैं। कल्लू भैया ने अपनी बात आगे बढ़ाई। फैक्ट्री पूरी तरह से कर्मचारियों के लिए बनी है, जिसके लाभ से किसी व्यक्ति विशेष को लाभ नहीं होता है। इस तरह जो प्रतिवर्ष लाभ होता है वह फैक्ट्री में ही जमा होता है। पिछले कुछ वर्षों से सालाना नाम मात्र की वेतन वृद्धि के अतिरिक्त कोई वेतन वृद्धियां नहीं की गई हैं। ऐसा हमारा मानना है कि यदि वेतन वृद्धि पर विचार किया जा रहा है, चाहे वह सिर्फ रामदीन मात्र ही क्यों न हो, तब लगे हाथ फैक्ट्री के प्रबंधन सहित सभी लोगों की वेतन वृद्धि पर विचार क्यों न किया जाए। कल्लू भैया की इस बात पर सभी के चेहरे के भाव अचानक से परिवर्तित हुए और सभी एक दूसरे के चेहरों की ओर देखने लगे। कल्लू भैया ने गौर किया कि बैठक में उपस्थित सभी के चेहरों पर लालच का भाव आ चुका है और वे समझ चुके थे कि उनकी योजना काम कर गई है। शीर्ष पदाधिकारियों ने रामदीन के प्रति दयालुता का परिचय देते हुए तुरंत ही समिति के गठन का निर्णय लिया। वह समिति दूसरे दिन ही बैठक करके निर्णय सुनाएगी और न केवल रामदीन की वेतन वृद्धि पर, अपितु
फैक्ट्री के प्रबंधन से लेकर मजदूरों तक की वेतन वृद्धि पर निर्णय लेगी। कल्लू भैया समझ चुके थे कि रामदीन को अभी कम से कम एक दिन और भूखा रहना पड़ेगा। समिति का गठन किया गया, जिसमें प्रबंधन के 5 सदस्य, मैनेजर के 3 सदस्य, जिसमें कल्लू भैया भी शामिल थे, सुपरवाइजर के 2 सदस्य एवं स्टोर कीपर का 1 सदस्य शामिल था। इस समिति को वेतन वृद्धि से संबंधित सभी अधिकार प्रदान किए गए। इस तरह कुल 11 सदस्यों की समिति की बैठक अगले दिन दोपहर को निर्धारित की गई। फैक्ट्री से जाते समय कल्लू भैया रामदीन के पास पहुंचे और रामदीन को समिति और बैठक की जानकारी दी। बैठक में कल्लू भैया भी शामिल थे। यह सुनकर रामदीन को कुछ आशा की किरण दिखाई दी, लेकिन भूख के कारण चूंकि शरीर क्षीण हो चला था, इस कारण वह अपनी खुशी को हल्की सी मुस्कान से ही प्रकट कर पाया। रामदीन को बैठाए रखने के लिए कल्लू भैया ने सहारा दे रखा था। जाते समय कल्लू भैया ने रामदीन की भरकस तारीफ की और हल्के से दरी पर लिटाकर घर चले गए। हड़ताल का 7वां दिन। फैक्ट्री में लोगों के बीच सभी की वेतन वृद्धि की संभावना की खबर फैल चुकी थी। इसलिए आज फैक्ट्री में आते हुए सभी लोग रामदीन के पास खड़े होकर रामदीन की तारीफ कर रहे थे और उसका हाल पूछ रहे थे। रामदीन दरी पर लेटे हुए सिर्फ आंखें खोलकर सभी को देख रहा था। उसे सुकून था कि आज लोग कम से कम उसके पास आकर खड़े हो रहे हैं। फैक्ट्री में समस्त स्टाफ को दोपहर की बैठक का इंतजार था। आखिर लोगों का इंतजार खत्म हुआ। बैठक लगभग 3 घंटे चली। दोपहर 2 बजे की चलती बैठक आखिरकार 5 बजे समाप्त हुई। निर्णय को गोपनीय रखा गया और यह निर्धारित किया गया कि निर्णय रामदीन की दरी के सामने टेंट लगाकर उसे सुनाया जाएगा। लगभग 1 घंटे के अंदर ही रामदीन की दरी के सामने भव्य टेंट लगाया गया। फैक्ट्री का शेष प्रबंधन और मैनेजर्स स्टेज पर आकर बैठ गए। रामदीन की दरी के दोनों ओर सुपरवाइजर्स, स्टोर कीपर्स, वरिष्ठ मजदूर और कनिष्ठ मजदूर बैठे हुए थे। रामदीन को सबसे ज्यादा कनिष्ठ मजदूर बार बार देख रहे थे, क्योंकि रामदीन उन्हीं में से एक था। समस्त कनिष्ठ मजदूरों को गर्व था कि रामदीन के कारण ही आखिरकार वेतन वृद्धि पर निर्णय हो पाया है। शीर्ष पदाधिकारी ने मैनेजर को बुलाकर दरी पर लेटे रामदीन को बैठाने के लिए इशारा किया। मैनेजर ने सुपरवाइजर को और सुपरवाइजर ने स्टोर कीपर को, स्टोर कीपर ने वरिष्ठ मजदूर को और वरिष्ठ मजदूर ने कनिष्ठ मजदूर को इशारा किया। कनिष्ठ मजदूरों में से एक उठा और लेटे हुए रामदीन के पीछे एक कुर्सी रखकर रामदीन को उठाकर उस कुर्सी से टिका दिया। जाते जाते समझाइश भी दे गया कि सामने साहब बैठे हैं, तो तुम लेट कैसे सकते हो, इस कुर्सी से टिके हुए बैठे रहना। रामदीन ने धीरे से आंखें खोलकर देखी तो सामने भव्य स्टेज सजा था और उसके दोनों ओर भीड़ का जमावड़ा था। शरीर के साथ साथ उसके कुपोषित दिमाग को मामला समझने में कुछ देर लगी। स्टेज पर कल्लू भैया को देखकर रामदीन के चेहरे पर पुनः आशा की किरण फूट पड़ी। शीर्ष पदाधिकारी ने स्टेज संभाला। सबसे पहले तो मैं रामदीन को बधाई के साथ सूचित करना चाहता हूं कि उसकी वेतन वृद्धि की मांग मान ली गई है। चारों ओर तालियों की गूंज फैल गई। रामदीन के कानों को विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिर इतने दिनों की तपस्या पूर्ण हो चुकी है, क्योंकि वह मान चुका था कि यदि एक दिन की भी देर हुई तो उसे स्वर्ग या नर्क की यात्रा होने वाली है, क्योंकि वह निर्णय नहीं ले पाया था कि यह कार्य जो उसने किया है वह पाप है या पुण्य। शीर्ष पदाधिकारी ने बात आगे बढ़ाई। रामदीन ने आवाज उठाकर हमें इस बात से अवगत कराया कि महंगाई कितनी बढ़ चुकी है, और जहां तक सर्वविदित है कि महंगाई रंग, जाति, धर्म या पद देखकर वार नहीं करती है, वह निष्पक्ष होती है
और सभी को समान कुदृष्टि से देखती है। वो बात अलग है कि कुछ के पास उसका सामना करने के पर्याप्त साधन होते हैं तो कुछ के साधन कम पड़ जाते हैं। कल्लू भैया ने उन वक्ता की ओर नजर उठाकर देखा तो उन्होंने अपने जूनियर को अनदेखा कर अपनी बात पुनः आगे बढ़ाई। इस जागरूकता के लिए मैं रामदीन को बधाई देता हूँ और फैक्ट्री के स्टाफ की वेतन वृद्धि की घोषणा इस प्रकार करता हूँ। प्रबंधन स्टाफ जिनका मासिक वेतन 3 लाख रुपए है, उनकी 15%, मैनेजर स्टाफ जिनका मासिक वेतन 2 लाख रुपए है, उनकी 10%, सुपरवाइजर स्टाफ जिनका वेतन 1 लाख रुपए है, उनकी 5%, स्टोर कीपर स्टाफ जिनका वेतन 50,000 रुपए है, उनकी 3%, वरिष्ठ मजदूर जिनका वेतन 30,000 है, उनकी 2%, और कनिष्ठ मजदूर जिनका वेतन 20,000 रुपए है, उनकी 1% वेतन वृद्धि स्वीकृत की जाती है। चारों ओर तालियों की गूंज पुनः फैल गई, लेकिन इस बार लोग तालियों पर ध्यान देने की बजाय अपनी अपनी वेतन वृद्धि की गणना पर ज्यादा ध्यान दे रहे थे। रामदीन पहले स्तर की वेतन वृद्धि से एक एक करके नीचे उतरता हुआ गणना करने में व्यस्त था कि कल्लू भैया ने मोतीचूर के लड्डू से भरा हुआ डिब्बा रामदीन के सामने रख दिया। पिछले कई दिनों से भूखा रामदीन उन लड्डुओं को देखकर सभी गणनाएं भूल गया, लेकिन अभी भी उसका शरीर सक्षम नहीं था कि वह उठकर वह लड्डू खा सके। कल्लू भैया चाहते थे कि शीर्ष पदाधिकारी नींबू पानी और लड्डू खिलाकर रामदीन की भूख हड़ताल समाप्त कराएं, लेकिन शायद अभी भी उनका भाषण बाकी था। भाषण जारी रखा गया। मैं देख रहा हूं कि लोग गणना करने में परेशानी महसूस कर रहे हैं। गणनाएं मेरे सामने हैं जो इस प्रकार है। मेरे जैसे शीर्ष पदाधिकारियों को मासिक 45,000 रुपए, कल्लू भैया जैसे मैनेजर स्टाफ को 20,000 रुपए, सुपरवाइजर स्टाफ को 5,000 रुपए, स्टोर कीपर स्टाफ को 1,500 रुपए, वरिष्ठ मजदूरों को 600 रुपए और कनिष्ठ मजदूर जिसमें रामदीन भी शामिल है को 200 रुपए वेतन वृद्धि स्वीकृत की जाती है। पुनः तालियों की गड़गड़ाहट से वातावरण गूंज उठा, लेकिन इस बार उस ओर से गड़गड़ाहट कम आई जहां सबसे ज्यादा लोग बैठे थे। रामदीन स्तब्ध था। शीर्ष पदाधिकारी ने पुनः बात आगे बढ़ाई। अंत में मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि शीर्ष पद ने बैठक के बाद यह भी निर्णय लिया है कि फैक्ट्री में इस तरह की भूख हड़ताल जैसी अनुशासनहीनता आगे समय में ना हो। इस कारण रामदीन की भूख हड़ताल को अनुशासनहीनता मानते हुए उसे दंड स्वरूप उसकी इस वेतन वृद्धि को अगले 6 माह के लिए स्थगित किया जाता है। कल्लू भैया इस निर्णय से अनभिज्ञ और नाखुश थे, क्योंकि यह निर्णय शीर्ष पदाधिकारियों द्वारा बैठक के बाद लिया गया था। कल्लू भैया ने रामदीन की ओर देखा। उन्हें लगा कि वह हम मजदूर हमेशा की तरह इस बार भी ठग लिया गया है। लोगों ने पुनः उसका उपयोग किया है और शायद इस बार अनजाने में ही सही, पर वे स्वयं भी इसमें शामिल थे। सबसे छोटे दर्जे का मजदूर रामदीन अभी भी तड़पता हुआ इंतजार कर रहा था कि कोई आएगा और वे मोतीचूर के लड्डू जो उसे दिखाए जा रहे हैं और जो केवल उसके नाम से लाए गए हैं, उनमें से ज्यादा ना सही पर कुछ दाने तो उसके मुंह को नसीब करा जाएगा।